छोटे से गांव में एक ऐसा गरीब लड़का जो खेतों में 17-17 घंटे काम किया करता था सिर्फ एक वक्त के खाने के लिए। लेकिन यही गरीब लड़का आगे चलकर 1 लाख करोड़ की कार कंपनी बनाता है। तो ये कहानी है हुंडई के फाउंडर चंग जू यंग की। साल होता है 1915 जब चंग जू यंग का जन्म होता है कोरिया के एक छोटे से गांव में। उनका ड्रीम होता है एक स्कूल टीचर बनने का, लेकिन फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन इतनी खराब थी कि वो अपनी खुद की पढ़ाई भी मुकम्मल नहीं कर पाते। उन्हें बचपन में दिन रात अपनी फैमिली के साथ खेतों में काम करना पड़ता था। लेकिन इतनी मेहनत के बावजूद भी ऐसे कई दिन होते थे जब उनकी फैमिली के पास एक वक्त का खाना तक नहीं हुआ करता था। चंग को लकड़ियां बेचने के लिए कई बार शहर जाना पड़ता था और वहाँ वो देखते हैं कि लोगों के पास अच्छा खाना है और उन्होंने अच्छे कपड़े भी पहने हुए हैं और वो भी दिन रात खेतों में काम किए बगैर। ये सब देखकर वो अपनी गुर्बत और फार्मिंग से फ्रस्ट्रेट होने लगे और वो अपने लिए भी एक बेटर लाइफ चाहने लगे। और फिर एक दिन चंग अपने घर से भागकर 100 किलोमीटर दूर कोवॉन सिटी चले जाते हैं। वो वहाँ जाकर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के साथ मजदूरी शुरू कर देते हैं। वो मेहनत बहुत किया करते थे लेकिन पैसे बहुत कम कमा पाते थे। लेकिन इस सब के बावजूद भी वो बहुत खुश थे, क्योंकि एक तो वो पैसे खुद खर्च कर रहे थे और दूसरे वो इंडिपेंडेंटली काम कर रहे थे। लेकिन चंग की ये खुशी सिर्फ 2 महीने ही चल पाती है, क्योंकि चंग के पेरेंट्स जो उन्हें तलाश कर रहे थे वो कोवॉन आकर वापस उन्हें गांव ले जाते हैं। चंग की जिंदगी में जो खुशी आती है वो उनसे छीन ली जाती है। लेकिन अब चंग शहर की जिंदगी का मजा चख चुके थे। वो किसी भी सूरत गांव और खेतों वाली जिंदगी गुजारना नहीं चाहते थे। इसके बाद चंग 2 बार दोबारा से भागने की अटेम्प्ट करते हैं, मगर दोनों बार वो पकड़े जाते हैं। फाइनली 1934 में 18 साल की उम्र में वो अपना 4th एस्केप अटेम्प्ट करते हैं और इस बार वो नहीं पकड़े जाते। वो सोल नामी शहर पहुंचते हैं जो आज के दिन साउथ कोरिया का कैपिटल है। फाइनली चंग एक गांव को छोड़कर शहर आ चुके थे। चंग को वहाँ पर जो भी काम मिलता है वो करते हैं। सबसे पहले वो एक कंस्ट्रक्शन लेबर की जॉब करते हैं, फिर एक फैक्ट्री वर्कर की भी जॉब करते हैं, इवन वो सफाई सुथराई का भी काम करते हैं और फिर फाइनली उन्हें बुकिंग राइस स्टोर में एक डिलीवरी बॉय की जॉब मिली। कस्टमर्स और शॉप ओनर्स चंग के काम से इतना खुश होते हैं कि 6 महीने में ही उन्हें डिलीवरी बॉय से स्टोर मैनेजर बना दिया जाता है। इसके बाद चंग काफी मेहनत करते हैं और अपने बलबूते ही शॉप को ग्रो करते हैं। 1937 में स्टोर के ओनर सीरियसली बीमार पड़ जाते हैं और वो एक सरप्राइजिंगली फैसला लेते हैं। चंग की मेहनत को देखते हुए वो ये स्टोर चंग के हवाले कर देते हैं। 22 साल की उम्र में चंग अब एक एम्प्लॉय से बिजनेस के ओनर बन चुके थे। अगले 2 सालों तक चंग और मेहनत करते हैं और मार्केट में रेपुटेशन बिल्ड करते हैं, जिससे उनका बिजनेस तेजी से ग्रो होता है। सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लेकिन तब ही एक ट्रेजेडी होती है। ये वर्ल्ड वॉर 2 का टाइम था और उस वक्त कोरिया में जापान का रूल था। जापानीज चाहते थे कि कोरिया में उनकी मिलिट्री को सफिशिएंट राइस सप्लाई मिले, जिसकी वजह से वो सभी राइस शॉप्स की ओनरशिप को ले लेते हैं। चंग से भी उनकी राइस शॉप को छीन लिया जाता और सालों की मेहनत से बनाया हुआ चंग का बिजनेस एक ही झटके में खत्म हो जाता है। चंग काफी दुखी होते हैं लेकिन वो हार नहीं मानते। चंग अब ऐसा काम तलाश करना शुरू करते हैं जिस पर जापानीज आर्मी कब्जा ना कर पाए। उनके जहन में काफी सारे आइडियाज आते हैं और फिर फाइनली वो एक कार रिपेयरिंग शॉप खोलने का फैसला करते हैं। लेकिन इस काम को स्टार्ट करने के लिए चंग के पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। फाइनली वो 3000 वॉन का लोन लेते हैं और एडो सर्विस गैरेज के नाम से एक नया बिजनेस शुरू करते हैं। लेकिन इस बार उनकी किस्मत इतनी खराब थी कि चंद दिनों बाद ही चंग के गैरेज को आग लग जाती है और गैरेज में खड़ी सारी गाड़ियां भी जल जाती हैं और अब सारे नुकसान की जिम्मेदारी चंग पर आ जाती है। वो इस बार बड़ी मुश्किल में फंस जाते हैं। 3000 वॉन का लोन और कस्टमर्स का लॉस दोनों ही चंग को कंपनसेट करना था, पर ऐसी सिचुएशन में भी वो हिम्मत नहीं हारते। वो एक बार फिर से 3500 वॉन का लोन लेते हैं और दोबारा से गैरेज खोलते हैं और वो आहिस्ता आहिस्ता सारा नुकसान कवर करने में कामयाब हो जाते हैं। अब वो अपना फोकस बिजनेस की ग्रोथ की तरफ करते हैं। अगले 2 सालों तक चंग भरपूर तरक्की करते रहे। चंग अब अपने गैरेज में लोगों को नौकरियां देना शुरू करते हैं। अब उनके पास 80 लोगों तक की वर्क फोर्स हो चुकी थी और अब वो अपनी पूरी फैमिली को गांव से बुलाकर सोल सिटी में सेटल कर देते हैं। लेकिन फिर से उनके साथ एक ट्रेजेडी होती है।
उस वक्त वर्ल्ड वॉर 2 चल रही थी और जापान भी इस जंग में शामिल था। जापान को वेपन्स बनाने के लिए वर्कशॉप्स की जरूरत थी और इसीलिए जापानीज गवर्नमेंट वर्कशॉप्स को अपने कंट्रोल में ले लेती है और चंग भी अपने गैरेज से हाथ धो बैठते हैं। लेकिन इस बार चंग के पास 50,000 वॉन की सेविंग्स जमा थी ताकि वो कोई और स्टार्टअप कर सके। कुछ ही टाइम बाद वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो जाती है और कोरिया पर जापान की हुकूमत भी खत्म हो जाती है और कोरिया 2 हिस्सों में तकसीम हो जाता है, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया। हालात के नॉर्मल होते ही 1946 में चंग दोबारा सोल सिटी आते हैं और एक बार फिर से कार रिपेयरिंग बिजनेस शुरू करते हैं और इस बार वो बिल्कुल एक न्यू नेम रखते हैं। वो बिजनेस का नाम Hyundai ऑटो सर्विस रखते हैं। Hyundai एक्चुअल में एक कोरियन लैंग्वेज का वर्ड है जिसका मतलब होता है मॉडर्न। अब चूंकि सोल साउथ कोरिया का हिस्सा था जिस पर अमेरिका का इन्फ्लुएंस रहता था और नॉर्थ कोरिया पर सोवियत यूनियन का, अमेरिकन फोर्सेस अक्सर साउथ कोरिया में मौजूद रहती थी और चंग देखते हैं कि अमेरिकन फोर्सेस की रिहाइश के लिए अमेरिकन आर्मी को बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्ट करानी थी। वो सोचते हैं कि क्यों ना एक कंस्ट्रक्शन बिजनेस को स्टार्ट किया जाए। 1947 में चंग Hyundai सिविल वर्क्स के नाम से एक कंस्ट्रक्शन कंपनी बनाते हैं। चंग की कंपनी को शुरू में छोटे मोटे काम मिले लेकिन चंग बड़े प्रोजेक्ट्स को हासिल करना चाहते थे। लेकिन फिर कहानी में एक बार फिर से ट्विस्ट आता है। 26 जून 1950 को सोवियत यूनियन की सपोर्ट से नॉर्थ कोरिया ने साउथ कोरिया पर हमला कर दिया। अब चूंकि सोल सिटी नॉर्थ कोरिया के बॉर्डर के करीब थी तो चंग सोल सिटी को छोड़कर बुसान आ जाते हैं। लेकिन चंग फिर भी हिम्मत नहीं हारते हैं। चंग ऑब्जर्व करते हैं कि यूएस आर्मी साउथ कोरिया की मदद के लिए आ चुकी है और आर्मी के रहने के लिए टेंट्स, वेयर हाउसेस और कुछ बिल्डिंग्स की जरूरत थी। चंग एक बार दोबारा से कंस्ट्रक्शन बिजनेस स्टार्ट करते हैं और अमेरिकन ऑफिशियल को ऑफर करते हैं कि अगर बजट ठीक होगा तो वो किसी भी किस्म की सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, क्योंकि चंग को ये बात मालूम थी कि अमेरिकन के लिए बजट का कोई मसला नहीं होगा। अमेरिकन ऑफिशियल चंग की कंपनी को ऑर्डर्स देना शुरू कर देते हैं। चंग और उसकी टीम दिन रात मेहनत कर हर प्रोजेक्ट को कंप्लीट करती रहती है, जिसका फायदा है कि जंग के खत्म होने के बाद भी चंग और अमेरिकन का अच्छा रिलेशन हो जाता है। क्योंकि चंग अमेरिकन के करीब था तो इसलिए उसका साउथ कोरियन गवर्नमेंट के साथ भी अच्छा रिलेशन बन जाता है। इस वॉर में काफी रोड्स और ब्रिजेस तबाह हुए थे। साउथ कोरियन गवर्नमेंट ने इनकी रिकंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट की कंपनी Hyundai को ही दिए। चंग की कंपनी इतनी तरक्की कर जाती है कि डैम्स जैसे मेगा प्रोजेक्ट भी उनकी कंपनी ही बनाती है। साउथ कोरिया का सबसे बड़ा डैम पोयंग डैम भी Hyundai ही बनाती है और वहाँ का सबसे बड़ा गुरुंगबू एक्सप्रेसवे भी Hyundai ही बनाती है। 1960s में चंग अपने अर्ली 50s में पहुंच चुके थे और एक सक्सेसफुल कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक भी बन चुके थे, बट वो इससे सेटिस्फाई नहीं होते हैं। ईयर 1967 में चंग इस्टेब्लिश करते हैं Hyundai मोटर कंपनी और 1968 में वो फोर्ड के साथ एक डील करते हैं जिसमें वो फोर्ड की कॉर्टिना कार को असेंबल करने वाले थे। 2 साल तक ये जॉइंट वेंचर सक्सेसफुल चला, जिसके बाद दोनों कंपनीज के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स डेवलप होने लगे। फोर्ड ये नहीं चाहता था कि Hyundai अपनी खुद की कार बनाए, इसीलिए 1973 में चंग ने इस पार्टनरशिप को खत्म कर दिया। उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग की टेक्नोलॉजी के लिए जनरल मोटर और फोक्सवैगन जैसी कंपनी से डील करने की कोशिश करी, लेकिन सब मना कर देते हैं। फाइनली उसी साल वो जापान की मित्सुबिशी मोटर्स से एग्रीमेंट करते हैं। मित्सुबिशी Hyundai को कार बनाने की टेक्नोलॉजी देने के लिए राजी हो गया था और सबसे अच्छी बात इस डील में ये थी कि Hyundai अपने नाम के साथ इस कार को बेच सकता था। उसी दौरान साउथ कोरियन गवर्नमेंट ने ऑटोमोबाइल कंपनीज को एक एडवाइस दी, उन्हें एक सिटीजन्स कार बनानी है, एक ऐसी कार जो अफोर्डेबल और रिलायबल हो और उसमें साउथ कोरिया के बने हुए ही पार्ट्स यूज हो। 1976 में चंग ने एक नया प्लांट सेटअप किया और Hyundai ने बनाई साउथ कोरिया की फर्स्ट एवर मास प्रोड्यूस कार Hyundai पोनी। अपनी अफोर्डेबिलिटी की वजह से ये साउथ कोरिया में इतनी सक्सेसफुल हुई कि इसने देखते ही देखते 60% साउथ कोरिया का मार्केट शेयर कैप्चर कर लिया और वहाँ की सबसे बड़ी कार कंपनी बन गई। मगर यहाँ पर एक कैच था, साउथ कोरिया का पूरा कार मार्केट सिर्फ 30,000 कार्स का ही था, जो कि प्रॉफिटेबल होने के लिए सफिशिएंट नहीं था। और Hyundai पोनी साउथ कोरिया में जितनी बड़ी सक्सेस थी, इंटरनेशनल मार्केट में वो इतनी ही बड़ी फेलियर भी थी, क्योंकि कार की क्वालिटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। गर्मियों के दिनों में कार का पेंट उड़ जाया करता था
और उसमें रेगुलरली मैकेनिकल इश्यूज आते थे और इसी रीजन की वजह से Hyundai कंपनी पिछले 7 सालों से लॉसेस में चल रही थी। लोगों ने चंग से कहा कि उन्हें जितनी जल्दी हो सके इस कंपनी को बंद कर देना चाहिए, लेकिन चंग के डिसीजन ने सबको हैरान कर दिया। कंपनी बंद करने के बजाय बल्कि वो एक नई कार फैक्ट्री लगाने वाले थे जिसमें हर साल 3 लाख कार प्रोड्यूस हो सके। कंपनी की मैनेजमेंट को ये डिसीजन समझ ही नहीं आता है कि आखिर 30,000 कार्स के मार्केट में 3 लाख कार्स कौन खरीदेगा, लेकिन चंग को इसका जवाब पता था। साउथ कोरियन इकोनॉमी तेजी से ग्रो हो रही थी और हर साल हजारों लोग पॉवर्टी से निकलकर इकोनॉमिकल पावर हो रहे थे, जिसका मतलब था कि अगले कुछ सालों में कार्स की डिमांड तेजी से बढ़ने वाली थी और खास तौर पर इस फैक्ट्रीज की कार्स को फॉरेन में एक्सपोर्ट करने के लिए बनाया जा रहा था। 1980 के अंदर ये फैक्ट्री रेडी होती है और 1982 में Hyundai ने अपनी कई सारे इम्प्रूवमेंट के साथ अपनी पोनी 2 कार लॉन्च करी। ये कार ना सिर्फ साउथ कोरिया में सुपरहिट रही बल्कि ये इंटरनेशनल मार्केट में भी बहुत अच्छी चली और अगले कुछ सालों में Hyundai 4 लाख कार्स बेचकर प्रॉफिटेबल हो चुकी थी। Hyundai अब ग्लोबल लेवल पर एक डिसेंट कार कंपनी की तरह एस्टेब्लिश हो चुकी थी, लेकिन वर्ल्ड का बिगेस्ट और टफेस्ट कार मार्केट यूएसए को अभी भी क्रैक करना बाकी था। इंटरनेशनली एक डिसेंट कार कंपनी से एक मेजर कार कंपनी बनने के लिए यूएसए में सक्सेसफुल होना जरूरी था। Hyundai ने जब यूएस मार्केट को स्टडी किया तो देखा कि जापानीज ने कॉम्पैक्ट कार के सेगमेंट को कैप्चर कर रखा है और यूएस कंपनीज का मिड और लार्ज साइज मार्केट ऑलरेडी कैप्चर्ड है। इसीलिए Hyundai ने सब कॉम्पैक्ट कार मार्केट को टारगेट किया जहां कंपटीशन वर्चुअली जीरो था। साथ में Hyundai ने देखा कि यूएसए में सेकंड हैंड कार का मार्केट बहुत बड़ा था। उन्होंने इन्हीं कस्टमर्स को सेकंड हैंड कार के प्राइस पर अपनी नई Hyundai एक्सेल ऑफर करी और वो भी 5 साल की वारंटी के साथ। इस स्ट्रेटेजी ने यूएस की कार मार्केट को हिलाकर रख दिया। सेकेंड हैंड कार बायर्स इंस्टेंटली Hyundai एक्सेल में शिफ्ट हो गए। 1986 में करीबन Hyundai ने यूएसए में 1,70,000 कार्स को बेचा और 1987 में करीबन 2,60,000 कार्स को, और इन दोनों ही साल Hyundai एक्सेल यूएसए की टॉप इंपोर्टेड कार बन गई। यूएस मार्केट में अब तक किसी और कार कंपनी ने इतनी बड़ी इनिशियल सक्सेस नहीं देखी थी और इसी तरह Hyundai एक ग्लोबल लेवल पर एक मेजर कार कंपनी की तरह एस्टेब्लिश हो गई और इसी साल 72 की एज में चंग ने Hyundai से रिटायरमेंट ले ली और हॉनररी चेयरमैन का टाइटल ले लिया और उसके बाद उनके भाई और बेटों ने कंपनी को संभाला और पहले जैसी ही डिटर्मिनेशन के साथ कंपनी को चलाया। Hyundai आज वर्ल्ड की 3rd बिगेस्ट कार कंपनी है। ऐसे तो Hyundai ग्लोबली अपने कार बिजनेस की वजह से जानी जाती है, लेकिन बहुत कम लोगों को ये बात पता है कि Hyundai ग्रुप में करीबन 42 कंपनीज हैं, जैसे Hyundai एलिवेटर, Hyundai इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और Hyundai हेवी इंडस्ट्रीज जो दुनिया की सबसे बड़ी शिप बिल्डिंग कंपनी है। और Hyundai की वजह से साउथ कोरिया आज जापान को पीछे कर दुनिया की सबसे ज्यादा शिप्स बनाने वाली कंट्री बन पाई है। साउथ कोरिया के लिए Hyundai एक नॉर्मल कंपनी नहीं है। Hyundai एक इंस्टीट्यूशन है जिसने कंट्री को रीबिल्ड किया, हजारों जॉब्स को क्रिएट किया और साउथ कोरिया को ग्लोबल रिकॉग्निशन दी। और इन सब की शुरुआत की गांव के एक ऐसे लड़के ने जिसके पास फूड, एजुकेशन और हेल्थ केयर जैसी बेसिक फैसिलिटीज भी नहीं थी, लेकिन उसके पास था इमेंस पैशन, एक विजन और सबसे इम्पोर्टेंट अ डिजायर फॉर बेटर। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप मेरी ये वाली नेक्स्ट वीडियो जरूर देखें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए।